हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले ही एटम की जब वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था ऐसे आइसोटॉप्स जो रेडिएशंस का इमिशन करते हैं उन्हें हम रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स में मैं सबसे पहले आपको आइसोटॉप्स के बारे में बता रहा हूँ। आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स के ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, बट उनका एटॉमिक जो मास है या एटॉमिक वेट है उनके अंदर डिफरेंसेस मिलते हैं। उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स बताए थे मैंने। कार्बन 6 के एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन उनका एटॉमिक मास है वो 12, 13 एंड 14। इनके अंदर इनका एटॉमिक मास में डिफरेंसेस है, मतलब कि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की नंबर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रही, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इनके अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह ही हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये आइसोटॉप्स है। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि जो हैवी आइसोटॉप्स है जैसे ये दोनों ही, इन दोनों आइसोटॉप्स में हम देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा है। तो वे आइसोटॉप्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन की नंबर ज़्यादा होगी तो उनका जो न्यूक्लियस है वो हेवी होगा। तो हेवी न्यूक्लियस वाले आइसोटॉप्स के द्वारा रेडिएशंस का इमिशन किया जाता है, इसीलिए उन आइसोटॉप्स को हम हेवी आइसोटॉप्स को हम रेडियो आइसोटॉप्स कहेंगे। तो यहाँ इनकी सिंपल सी डेफिनेशंस होगी रेडियो आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स of some elements emit radiations due to spontaneous breakdown of their heavy nucleus। न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा होने की वजह से इस न्यूक्लियस को हम हैवी कहेंगे। हैवी न्यूक्लियस वाले आइसोटॉप्स के न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन से या लाइसिस से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। उन रेडिएशंस के कारण उन आइसोटॉप्स को हम रेडियो आइसोटॉप्स कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल्स के अंदर 2 एग्जाम्पल्स मैं बता चुका हूँ, कार्बन का 14 और ट्राइटियम। ये दोनों आइसोटॉप्स के अलावा कुछ और भी है, जैसे P32। इसका एटॉमिक नंबर 15 ही होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास 32 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर 2 ज़्यादा है, इसीलिए यह भी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आयोडीन 131, यह भी रेडियो आइसोटॉप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पर आइसोटॉप्स के। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आइसोटॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एक वर्ड होता है रेडियो एक्टिव डिके रेट। रेडियो एक्टिव डिके रेट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके पास कोई टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी भी आइसोटॉप
किसी भी आइसोटोप्स का कितना अमाउंट नष्ट होता है, कितने अमाउंट का ब्रेकडाउन होता है, उसको हम रेडियो एक्टिव डिके रेट कहते हैं। तो मैं हिंदी में सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी तत्व का इकाई समय में नष्ट या क्षय होने की दर को हम रेडियो एक्टिव डिके रेट कहते हैं। कोई भी आइसोटोप है वह एक पर्टिकुलर टाइम में कितना नष्ट हो जाता है न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन से, तो उसको हम रेडियो एक्टिव डिके रेट कहते हैं। सेकंड एक वो वर्ड आता है, उसको कहते हैं हाफ एज, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धायु काल। किसी भी एलिमेंट का अर्धायु काल कितना होता है या हाफ एज कितनी होती है, वो क्या चीज़ है हाफ एज, कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कितने टाइम में वह एलिमेंट जो पहले आपके पास जो अमाउंट था उसका आधा रह जाएगा, उसको हम हाफ एज कहेंगे। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होगी, वह समय जिसमें कोई तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, तो उसे हम हाफ एज कहेंगे। तो टाइम फॉर हाफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन। हाफ एज के बाद में यहाँ पर अर्धायु काल के लिए भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे फर्स्ट आती हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो अर्धायु काल होता है वह इसकी इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, कि स्टार्टिंग में आपने मान लिया कि 10 केजी कार्बन ले लिया, एक 20 साल मान लिया, 20 ईयर के अंदर वह 10 केजी की जगह पर 5 केजी रह गया, आधा रह गया, तो वह इसका अर्धायु काल कितना हो जाएगा, 20 ईयर। तो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का हाफ एज जो प्रारंभिक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, half age is independent on initial value या initial amount of element। सेकेंड कंडीशन चाहिए अपने को कि इसकी जो हाफ एज है is dependent on decay coefficient। डिके कोफिशिएंट के ऊपर किसी भी एलिमेंट की अर्धायु काल निर्भर करता है। तो डिके कोफिशिएंट यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ एज इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ लेमडा जो है वह डिके कोफिशिएंट है, तो हाफ एज डिके कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। तीसरी बात, जो किसी भी एलिमेंट की हाफ एज होती है वो उसकी एज नहीं होती है। तो किसी भी एलिमेंट की जो एवरेज एज होती है, कि वह कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर कितने टाइम तक रह सकता है, वह उसकी
हाफ एज का 1.44 गुना ज़्यादा समय तक रहेगा। तो यहाँ पर हम एवरेज एज को हाफ एज से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू करके 1.44 से। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन अप्लाई होगी कि half age is independent on chemical and physical state। कोई भी, जैसे मान लिया हमने, हमारे पास कार्बन है, वह कार्बन जो एटम है वह किस, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर है वह मॉलिक्यूल किस स्टेट के अंदर है, वह सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उस पर डिपेंड नहीं करती है उसकी हाफ एज। जैसे कार्बन ले लिया हमने, कार्बन 14, यह आइसोटोप मान लिया सेलुलोज के अंदर है, या मान लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जो भी कार्बन है उसकी जो हाफ एज है, जो अर्धायुकाल है, वो सेम रहेगा, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अप्लाई होगी इसके ऊपर। अब आता है कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, जो रेडिएशंस का इमिशन करने वाले आइसोटोप्स हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या काम आ सकते हैं। तो इनकी बहुत ही अच्छी या बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस मिलती है। मैंने पहले भी बताया था, जो आइसोटोप्स होते हैं वो ट्रेशर के रूप में काम कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स को ऐड करके अपनी बॉडी में वह मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, तो ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं। तो ट्रेसर टेक्निक के अंदर अपनी बॉडी के जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, उन पाथवेज की लोकेशन और उस पाथवे की स्टडी कर सकते हैं हम रेडियो आइसोटोप्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इसके अलावा कार्बन 14 का आइसोटोप्स है, इसकी सबसे ज़्यादा उपयोग है डेटिंग टेक्निक्स में। डेटिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो चट्टानों और फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए काम में आती हैं। तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, तो कार्बन का आइसोटोप्स वहाँ काम में आता है। इसी तरह से फॉस्फोरस के जो आइसोटोप्स होते हैं, फॉस्फोरस की जो आइसोटोप्स हैं वह ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, उसके अंदर काम में आते हैं। इसी तरह से आयोडीन 131 है, इसका ये आइसोटोप्स हैं। हमारे को पता है कि जो आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो इससे हम आयोडीन 131 की हेल्प से हम जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो थायराइड डिजीज जो होती हैं उनमें हेल्पफुल होता है आयोडीन 131। ये चारों ही रेडियो आइसोटोप्स हैं, इनका अलग अलग यूज हैं। इस तरह से कुछ मैंने आइसोटोप्स के बारे में बताया है। वैसे बहुत सारे नेचर के अंदर आइसोटोप्स बनाए गए हैं। आइसोटोप्स का सिंपल सी मतलब हो गया कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो हैवी होगा। हैवी इसलिए है क्योंकि अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इनके अंदर वो ज़्यादा है, इसलिए इनका न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से स्पेशल टाइप की रेडिएशंस को इमिट करता है। थैंक यू।